नमस्कार। आज बात करेंगे गेहूं के आटे की कि डायबिटीज के मरीजों को गेहूं का आटा न खाने की सलाह क्यों दी जाती है। गेहूं के आटे में कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर जा सकता है और हमें डायबिटीज हो सकती है। दरअसल उत्तर भारत में चावल की तुलना में गेहूं का आटा, उसकी रोटियां कई रूप में, चाहे वो पराठा हो या फिर नान हो, कुलचे हो, खाया जाता है। लेकिन अब अनुसंधान में सामने आ चुका है कि गेहूं का आटा लोगों को डायबिटीज का मरीज बना रहा है। उसके लिए दो बड़े कारण जिम्मेवार माने जा रहे हैं। एक तो ग्लूटेन, क्योंकि ग्लूटेन सब लोगों को माफिक नहीं हो सकता। गेहूं के आटे में ग्लूटेन पाया जाता है, कई लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो सकती है और ग्लूटेन की वजह से हमें डायबिटीज भी हो सकती है, ये भी रिसर्च में सामने आया है। और दूसरा बड़ा कारण है गेहूं के आटे में, वो है स्टार्च। गेहूं के आटे में 70 से 80% के बीच में स्टार्च पाया जाता है और स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको डायबिटीज के मरीजों को न ही खाना चाहिए और अगर खाना हो तो बहुत कम मात्रा में। और इस स्टार्च की वजह से ही हमें डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। और आपको बता दें कि गेहूं के आटे में दो तरह के स्टार्च पाए जाते हैं। एक स्टार्च को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन और दूसरे स्टार्च को कहते हैं एमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये आटे में 70 से 75% पाया जाता है और अगर अमाइलोज की बात करें तो ये 25 से 30% के करीब पाया जाता है। तो ये दोनों तरह के जो स्टार्च हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। और गेहूं के आटे में प्रोटीन की अगर बात करें तो 14% तक प्रोटीन होता है। तो ये दो स्टार्च जो है वो डायबिटीज के मरीजों के लिए दिक्कत भरे हो सकते हैं। यही कारण है कि गेहूं के आटे की रोटियां न खाने की सलाह दी जाती है सीधे रूप में। स्टार्च इसलिए नुकसानदेह है कि इसकी उपस्थिति के कारण हाइड्रोलिसिस नामक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। और अगर हम लोग गेहूं के आटे को लंबी देर तक खाएं, लंबी अवधि तक खाएं, तो न केवल हमारा पेट बढ़ सकता है लेकिन आगे चलकर वो डायबिटीज का रूप भी ले सकता है। और वहीं रिसर्च में भी सामने आया है कि गेहूं के आटे को, रोटियों को अगर बार बार सेका जाए, बार बार पकाया जाए या फिर आटे को गूंदने के बाद उसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाए तो उससे भी स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है, यानी गेहूं का आटा और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन यहाँ ये जानकारी देने का मतलब हरगिज नहीं कि हम आपको गेहूं के आटे से दूर कर रहे हैं। ये एडवाइस सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए है, क्योंकि सामान्य घरों में या तो गेहूं के आटे की रोटियां बनती है या बाजरे की या फिर दूसरे किसी आटे की जैसे मकई की, लेकिन ज्यादातर गेहूं का आटा ही खाने का चलन है। अब वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि गेहूं के आटे के अलावा कौन कौन से ऐसे आटे हैं जिनको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और किस तरह से गेहूं के आटे को भी दूसरे आटे के साथ मिलाकर आप उसे खाना जारी रख सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में और कभी कभार। आइए अब बात करते हैं कि गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम तय करते हैं कि कौन सा खाना खाने से हमारे शरीर में हमारे ब्लड में ग्लूकोज कितनी तेजी से फैलेगा। इसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। इसके आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी ये एक श्रेणी बनाई गई है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। तो सामान्य तौर पर गेहूं जो बिना पीसे गेहूं का यानी होल ग्रेन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 54 है। लेकिन जब हम इसको पीस कर आटा बनाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़कर हो जाता है 75 के बीच। ये गेहूं की किस्म पर निर्भर करता है। कई किस्मों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा भी हो सकता है। अब गेहूं के आटे की तुलना में कुछ आटे हैं जिनका मैं विश्लेषण आपके साथ करूंगा और जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मैं निकाल कर लाया हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य गेहूं का आटे का जो नॉर्मली हम करते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 75 के बीच में है। और अगर आटे के तौर पर इस्तेमाल करें, यानी उसको साने ना, उसका जो छिलका है वो आटे में रहने दें, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रह जाता है सिर्फ 45। गेहूं के बाद आती है बारी बाजरे की। पहले हमारे बुजुर्ग बाजरे की रोटियां खाया करते थे। बाजरा डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत सर्वोत्तम है,
उसमें सिर्फ उत्तम ही नहीं कहूँगा बल्कि सर्वोत्तम है। बाजरे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आटे का वो 43 से 68 के बीच में है। बाजरे के बाद मकई आती है। हम लोग मक्की दी रोटी दे सरों दा साग पंजाब में बहुत मशहूर है, उसको खाते हैं, लेकिन मक्की के आटे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 है, यानी गेहूं के आटे के आसपास। और अगर उसके अलावा तीसरे आटे की बात करें, बारी आती है जौ की। जौ को आयुर्वेद में सुपर फूड कहा जाता है और जौ के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है सिर्फ 30। इसके अलावा बारी आती है बेसन की यानी चने के आटे की, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 35 से 44 के बीच में। और फिर बारी आती है ओट्स की, जो अब बाजारों में आम बिकने लगा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 44। और ओट्स के बाद बारी आती है बादाम की, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सभी आटों में सबसे कम है, वो है 0.25। लेकिन बादाम का आटा खाना, उसकी रोटियां बनाना आम आदमी के बूते से बाहर हो सकता है, क्योंकि बादाम बहुत महंगे हैं। सामान्य किस्म का बादाम भी 600-700 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। और आखिर में बात करेंगे सोयाबीन के आटे की, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 15 है। यानी कि हेल्दी आटों की श्रेणी में हम बात करें तो बाजरा आता है, उसके बाद जौ, चना, ओट्स, बादाम और फिर सोयाबीन। अब ये सभी किस्म के आटे हैं और उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनाने का तात्पर्य यही था कि आप गेहूं के आटे को सीधा ना खाएं, सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी न खाएं। आपको इनमें से कोई एक आटा चुनना है, उसको गेहूं के आटे में मिक्स करना है। आपके पास कई विकल्प है, आप उसे मल्टीग्रेन भी बना सकते हैं, यानी कि गेहूं के आटे का 20-25% आप भाग लेकर उसमें मिला सकते हैं बाजरा या फिर चना, ओट्स, बादाम या सोयाबीन का कोई भी, इनमें से कोई भी आटा मिला सकते हैं। उससे एक तो आपकी रोटी में ग्लूटेन की मात्रा कम हो जाएगी और वहीं स्टार्च की मात्रा भी कम हो जाएगी, और दूसरे आटे मिलाने के बाद इसमें फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप मल्टीग्रेन की चपाती खाएं तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी और आपको तुरंत ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होने का खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप मल्टीग्रेन खाएंगे तो हमारा सिस्टम अपने आप कंफ्यूज हो जाएगा और आप सीधे यानी कि प्लेन चपाती खाते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक हो सकता है। और वैसे भी गेहूं का आटा ग्लूटेन की वजह से लोगों को दिक्कत पैदा कर सकता है। हालांकि ग्लूटेन हमें दिक्कत कर रहा है या नहीं इसका कोई सीधा टेस्ट नहीं है, लेकिन सेलिएक डिजीज के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं, यानी कि डीएनए टेस्ट होता है, उससे ये पता लगाते हैं कि हमें सेलिएक डिजीज है या नहीं, यानी कि हमें गेहूं के आटे से एलर्जी है या फिर नहीं। उसके लिए HLA DQ2 और DQ8 जीन्स का टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि हमें सेलिएक डिजीज यानी गेहूं का आटा खाने से एलर्जी है या फिर नहीं। वैसे इसके दूसरे भी सिम्टम्स देखने को आते हैं, हमारे स्किन में रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जानकारी सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों के लिए है। सब लोगों को ग्लूटेन भा सकता है, लेकिन ग्लूटेन सबको नुकसान नहीं दे सकता है, ग्लूटेन किसी किसी को नुकसान दे सकता है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को गेहूं का आटा या उससे बनी हुई रोटियां या चीला या कह लीजिए कुलचा कम खाना चाहिए। कभी कभार आप खा सकते हो, और अगर आपको गेहूं का आटा खाना ही है तो जितने भी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आटे मैंने आपके यहाँ गिनाए या जिनकी जानकारी दी या जिनको आप चार्ट में देख रहे हैं, उनको आप मिक्स करके खा सकते हैं। इससे आपकी ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक नहीं होगी और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, और आपको ना तो हाइपरग्लाइसेमिया होने की कोई का खतरा होगा, डर होगा। आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमें अपने खाने पीने में थोड़े बहुत परिवर्तन लाने होंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सफ़ेद चावल खाने हैं तो किस तरह से आपने उसमें सब्जियां मिलानी है जिसमें अंदर फाइबर हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। और उसी तरह से आज आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको गेहूं का आटा अगर खाना है तो उसमें भी कुछ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आटे मिलाकर आप खा सकते हैं, जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर दूसरे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है उन तक ये जानकारी पहुँचे
और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भेजें। और अगर आपको डायबिटीज़ को लेकर कोई सलाह लेनी है, कंसल्ट करना है, तो आप निःशुल्क हमसे संपर्क साध सकते हैं। उसका कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवाने का एकमात्र मकसद यही है कि भारत के 10 करोड़ से ज़्यादा जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना सीख लें। और उनके लिए ज़रूरी है कि अपने खाने-पीने की और रहन-सहन की यानी जीवन शैली की जो शिक्षा है, उन तक पहुँचती रहे। नमस्कार।